हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियल लाइफ एग्जांपल से सीखेंगे किस तरह से आप करोड़ों बना सकते हैं। और ये भी समझेंगे कि 90% लोग क्यों पैसा गंवा देता है, कैसे पैसा गंवा देता है, क्यों एक्चुअली साइकोलॉजी जो है और जो आपका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है या ट्रेडिंग बिहेवियर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेटिव एबिलिटी से और आपकी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस से। क्योंकि एक बात सही है, स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कमाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ग्रेट डिप्रेशन के बारे में क्या जानते हैं? 1929 का पीरियड अमेरिका का एक बहुत ही काला दिन माना जाता है, जिसमें हज़ारों लाखों इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खो दिया, सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली, बड़े बड़े ट्रेडर्स ने आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ग्रेट डिप्रेशन के अपने हीरो भी थे? ऐसे लोग जिन्होंने उस दिन करोड़ों रुपया कमाया, करोड़ों नहीं अरबों। उसमें से एक नाम है जेसी लिवरमोर का। जेसी लिवरमोर के बारे में जानने से पहले आप समझिए कि उन्होंने जब मार्केट में लोग लाखों करोड़ रुपए गंवा रहे थे, सब कुछ खो रहे थे, उन्होंने उस दिन $3 बिलियन बनाए, यानी $3 अरब। अमेजिंग। जेसी लिवरमोर एक्चुअली एक अमेरिकन स्टॉक ट्रेडर थे और बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत सक्सेसफुल थे। मतलब ही मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पीरियड में। 1929 नहीं, उससे पहले भी काफ़ी पैसा बना रहे थे, उन्होंने आगे भी काफ़ी पैसा बनाया। और उनको एक्चुअली क्या कहा जाता है कि वो ऑपरेटर जो होता है, जो आपने शब्द सुना ही हुआ, जो ऑपरेटर मैनिपुलेट करते हैं, इनको एक्चुअली पहले ऑपरेटर माना जाता है एक तरीके से। अब कितनी सच्चाई है कुछ कह नहीं सकते। अ पर्सन इज़ डाइड लॉन्ग बैक और नो बडी नोज कि कितना क्या था, क्या सही था, हम कुछ कह नहीं सकते। इनफैक्ट एक इन पर किताब भी लिखी, रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर बाय एडविन लेफर। तो आप वो किताब पढ़ सकते हैं, तो आप समझेंगे कि उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअली जेसी लिवरमोर का ही है। खैर, जेसी लिवरमोर ने बहुत पैसा कमाया, $3 बिलियन बनाया, लेकिन 3 साल बाद जो उनके साथ हुआ, आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। आफ्टर 3 ईयर्स ही लॉस्ट एवरीथिंग। मतलब सब कुछ, उन्होंने जो भी पैसा बनाया था, जो कुछ भी उन्होंने कमाया था, वो सब उन्होंने गंवा दिया। फिर वो इस तरीके से गायब हुए कि कभी मिले ही नहीं। आप सोच सकते हैं कि जो इंसान इतना इंटेलिजेंट हो कि जब सब कुछ मार्केट गिर रहा था तब उन्होंने पैसा बना लिया था, और इतने लकी थे। बट जैसे कि होता है स्टॉक मार्केट में, सिर्फ आपको लकी या इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, आपके बिहेवियर में कुछ खास चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस चेहरे को तो आप सभी जानते ही होंगे, वॉरेन बफेट। बहुत अमीर आदमी, मतलब स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक तरह से मसीहा माने जाते हैं। इनका जो एनुअल लेटर आता है उसको पढ़ने के लिए लोग वेट करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस पर्सनैलिटी है। खैर, आज हम इनके बारे में बात नहीं करें, आज हम बात करेंगे इनके फ्रेंड रिक की। असल में वॉरेन बफेट ने जब अपना स्टॉक मार्केट का करियर शुरू किया था, हालांकि ये तो बहुत छोटे थे, लेकिन ओवर ए पीरियड मतलब इनके और जो कॉलेज वगैरह में फ्रेंड बने थे, तो ये अकेले नहीं थे। उस वक्त काफ़ी और लोग थे जो उनके साथ जुड़े थे। उसमें से दो नाम थे, चार्ली एंड रिक के। ये चार्ली और रिक दोनों इनके फ्रेंड थे। ओवर ए पीरियड हम जब सक्सेस का एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि चार्ली और वॉरेन ने बहुत पैसा कमाया, रिक ने एक्चुअली सारा पैसा गंवा दिया, और ये एक्चुअली ruined एवरीथिंग। यानी उस आप सोचिए, तीन दोस्त हैं या तीन कलीग हैं एक तरीके से, और एक साथ उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी, लेकिन उनमें से एक फ्लॉप हो गया और बाकी दो सक्सेसफुल हो गए। जब वॉरेन बफेट से इसका कारण पूछा गया तो वॉरेन बफेट ने कहा कि वो रिक बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता, बहुत ज़्यादा जल्दी। देखिए, अमीर आप और मैं हमेशा से बनना चाहते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं और लक हमारा कम साथ देता है। इस रेशो को आप हमेशा समझिएगा। आप स्टॉक मार्केट में इंटेलिजेंट तो लगभग सभी है, सबके पास नॉलेज है, लेकिन एक जो फैक्टर और ज़्यादा काम करता है वो होता है रिस्क और लक। अगर आप इन दोनों को बैलेंस कर गए, रिस्क और लक को, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर आप इसको बैलेंस नहीं कर पाए तो हो सकता है आपका रिस्क इतना बड़ा हो जाए कि आपके लक को ओवरकम कर ले और आप सब कुछ खो दें। रिस्क और लक को बैलेंस करने का हमें सबसे अच्छा एग्जांपल मिलता है रोनाल्ड रीड में। रोनाल्ड रीड द फिलॉन्थ्रोपिस्ट, इनकी डेथ 2014 में हो गई थी। इनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। और इन्होंने एक्चुअली $4.5 मिलियन का भी उन्होंने जो पैसा था वो अपना दान के तौर पे दे दिया। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, 4.5 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट इतना तो ये कभी हर साल ही देते होंगे। लेकिन अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक गैस स्टेशन पर काम किया, मतलब जो पेट्रोल पंप होता है उस पर काम करते थे, है ना। चौकीदारी का इन्होंने काम किया, सेना में भी रहे, वहाँ भी लड़े, लेकिन इनका जो मेजर लाइफ है वो एक्चुअली बहुत छोटी काम करते हुए गुजरा। अगर आप इनकी लाइफ के बारे में सुनेंगे तो ये एक बहुत छोटे से एरिया में रहते थे यूएसए में, और ये लगभग डेली 6.5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे अपने स्कूल, क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं, या तो किसी से लिफ्ट ले लेते या पैदल जाते थे। लेकिन इन्होंने
इतनी छोटी जॉब होते हुए, एक चौकीदार की जॉब होते हुए समझिए आप, गैस स्टेशन पेट्रोल पंप वाले को कितने रुपये मिलते हैं, कहीं भी दुनिया में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। इन्होंने जब इनकी डेथ हुई तो ही लेफ्ट एक्चुअली $8 मिलियन का जो इनका कॉर्पस था वो छोड़ गए, उसमें $4.5 मिलियन तो डॉलर इन्होंने लगभग दान दे दिया, बाकी इन्होंने अपने रिश्तेदारों में बांट दिए। तो इनका जो बिहेवियर है वही एक्चुअली मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बिहेवियर है, जिसके थ्रू रिटेल ट्रेडर्स पैसा बना सकते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर जो भी। तो इनकी जो स्टडी है एक्चुअली अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे इन्होंने बेसिकली क्या करते थे। इनकी बेसिक स्ट्रेटेजी ये थी कि पहले तो ये उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते थे जहाँ पर इनको समझ में आता था कंपनी क्या कर रही है। ये इनकी पहली प्राथमिकता थी। ऐसा नहीं कि आज न्यूज़ में चल गया कि ये वाली कंपनी बढ़ गई तो आप उसमें घुस गए, दूसरी वाली कंपनी बढ़ गई तो वो घुस गए, नहीं। इनकी एक फ़िलासफ़ी थी, फिक्स था कि ये उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते थे जिसको ये समझते थे कि ये कंपनी किस तरीके से काम करती है, कैसे प्रॉफिट या लॉस आ सकता है। इन्वेस्टमेंट या पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो होती है, हाई टेक्नोलॉजी कंपनी, उनमें कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। मैं कह रहा आपको ये नहीं कह रहा कि आप मत कीजिएगा, लेकिन आपको उसका काम समझ में आता है आप ज़रूर करिए। जिसको जो कुछ चीज़ समझ में आती है वो करती है। दूसरा, इन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही हिसाब से बिताई। इनके पास करोड़ों रुपए थे, $8 मिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट था। बट ये पूरी ज़िंदगी एक $12,000 का जो इन्होंने घर खरीदा था अपनी नौकरी के दौरान, उसी में रहे। आप सोचिए कि ऐसा होता है कि आज के पास पैसा आता था वो ज़्यादा से ज़्यादा लेविश खर्च करने लगता है। खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप हिसाब से चीज़ें खर्च कीजिए। आपको हमेशा सेविंग करनी है। इन्होंने भी एक्चुअली वो सेविंग करी, अपनी ज़िंदगी को एक जो नॉर्मल वे होता है उसी पे वो बिताते रहे। और ओवर ए पीरियड उन्होंने $8 बिलियन का पोर्टफोलियो बनाया। और मुझे लगता है कि जो इंडियन मिडिल क्लास लोग हैं वो इनसे बहुत सीख सकते हैं कि आप ज़्यादा शुरुआत में पहले दिन ही करोड़पति बनने का ना सोचें। ओवर ए पीरियड कंपाउंडिंग को काम करने दीजिए। कंपाउंडिंग जो होती है वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने आप को अमीर बनाने का। भले ही शॉर्ट टर्म में आपको ना लगे, लेकिन उसका रिजल्ट 5-10 साल बाद आता है। डैट इज़ मार्वलस। बशर्ते आपकी कंपनी जो चॉइस है वो ठीक होनी चाहिए और 10% लक भी आपके फेवर में होना चाहिए, क्योंकि लक का भी एक फैक्टर होता है। अगर मान लीजिए आपको रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर खरीद लें तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिस्क और रिवार्ड रेशियो की, किस तरीके से आपको रिस्क अपना जो होता है उसको बांटना होता है। देखिए, करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारी सेविंग। इसको आप हम आईसीज एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। आईसीज की जो थ्योरी है वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। आप जैसे जानते होंगे कि वॉरेन बफेट ने लगभग $84.5 बिलियन का पैसा कमाया, और थोड़ा बढ़ गया, घटता बढ़ता रहता वाला बात है, लेकिन $85 बिलियन हम कह सकते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कमाया। लेकिन आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो $81.5 बिलियन है, यानी 84 अरब डॉलर में से $81 अरब उन्होंने लगभग अपने जो 60 साल की उम्र है उसके बाद कमाए। यानी पहले 60 साल तक वो सिर्फ $3 बिलियन ही अर्न कर पाए थे। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग के फॉर्मूले के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि आप जो पैसा है उसको एक्चुअली लगाते जाइए तो ग्रोथ करता जाता है। और इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है आईसीएस थ्योरी में। आईसीएस थ्योरी में एक्चुअली कई सारे एक्सप्लेनेशन आए कि हम हमारी धरती पर आईसीएस क्यों आया, मतलब जो बर्फ़ चारों तरफ कैसे जम गई। तो उसका जो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था वो व्लादिमीर किपिन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि आईसीएस इसलिए नहीं आई थी कि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, जो कि हमारी कॉमन थिंकिंग है। हम क्या होता है कॉमन वे में सोचते हैं आप और मैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड आने से एक्चुअली आईसीएस नहीं आई थी। अगर मैं आपसे पूछूं बर्फ़ क्यों आई ज़्यादा, तो आप कहोगे हाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी होगी तो बर्फ़ आ गई, लेकिन ऐसा नहीं था। व्लादिमीर किपिन ने अपनी रिसर्च के थ्रू ये बताया कि एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ठंड आने से आईसीएस या बर्फीला युग नहीं आया था, बल्कि गर्मी कम होने से वो बर्फीला युग आया था। क्योंकि गर्मी कम होने से क्या हो रहा था कि आइस जो थी वो पिघल नहीं रही थी पूरी तरह। यानी मान लीजिए अगर 100 फीट आइस जमती है सर्दियों के दौरान, और तो गर्मियों के दौरान पूरी 100 फीट नहीं पिघलती, तो क्या होगा कि वो जो 10 फीट 20 फीट रहेगी वो अगली बार बढ़ जाएगी। यानी अगली बार वापस अगर 100 फुट बढ़ेगी तो फिर वो 10 फीट बढ़ जाएगी, यानी 110 फीट हो जाएगी। लेकिन इस बार जब वो बचेगी, फिर गर्मी कम पड़ती है तो हो सकता है 80-90 फीट ही पिघले, तो फिर 20-30 फीट बढ़ जाएगी। इस तरीके से वो बढ़ती रही और इस तरीके से आइसेज आई। ठीक इसी तरीके से हमारा पोर्टफोलियो ग्रो करता है। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं तो जो पैसा कमाऊँ सारा खर्च कर दूँ, तो आप कभी भी रिच नहीं बन सकते। आपको अपनी सेविंग करनी ही होगी। और ये माना जाता है कि कम से कम भी नहीं तो आपको 20% के आसपास सेविंग आ जानी चाहिए आपकी स्टॉक मार्केट की अर्निंग से। आप और एरिया में जो अर्निंग करते हैं वो अलग चीज़ है,
उसको उसको आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट को पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको 10 से 20% हर बार वो बचना चाहिए और उससे ऊपर चलना चाहिए। हर बार का मतलब ये है कि आप देखिए कितने भी अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 में से 6 बार ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल हुआंग का किस्सा जो है एक्चुअली ये अभी आपको पता ही हुआ, और जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ। इन्होंने $20 बिलियन के एक्चुअली जो बैट लगाई थी, और वो अपना लगभग सारा का सारा जो पैसा था वो अपने इन्वेस्टमेंट में इन्होंने डुबो दिया। देखिए रोनाल्ड रेड का जो चैप्टर है हम ये बताता है कि कैसे आप फ्रूगैलिटी यानी अपने रिस्क को कम रखते हुए और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हुए आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और बिल हुआंग का जो किस्सा है वो हमें ये बताता है कि आपका रिस्क कभी इतना भी नहीं होना चाहिए कि एक अनलकी डे आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। असल में क्या होता है कि जो भी रिटेल ट्रेडर नए आते हैं वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने में रहते हैं, उनको लगता है उससे ज़्यादा पैसा बनता है। ऐसा नहीं है। देखिए रिस्क एक फैक्टर है, लेकिन लक भी एक फैक्टर है, और लक हमेशा आपके साइड में नहीं होता। भले आप कितनी कैलकुलेशन कर लीजिए, कभी कभी लक आपके अगेंस्ट में चला जाता है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या कोई भी रिस्क की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एक बार में ही बर्बाद कर दे। हालांकि जो एक्चुअली प्रूडेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है वो बोलती है कि 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा नहीं हुआ कोई भी रिस्की फैक्टर में आपका 10% से ज़्यादा अमाउंट नहीं लगेगा, तो आप कभी भी इतने लॉस में नहीं जाएंगे कि आप उसको बना नहीं पाए। और इसके और रोनाल्ड रेड का जो चैप्टर है उससे आप सीख ही सकते हैं क्या है, आप पढ़ भी सकते हैं उनके बारे में। चाहे तो एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें से एक्चुअली काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें से भी ली है, तो उस बुक को भी आप देख सकते हैं और एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी और हमारा जो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, ताकि वी कैन मेक लॉट्स ऑफ प्रॉफिट और हमेशा प्रॉफिटेबल रह सकें। थैंक यू।